आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर के द्वारा। और आज हम लोग बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किस शोधकर्ता द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए स्पीयरमैन, यूंग, एडलर या गार्डनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर। किसने किया था? गार्डनर ने किया था क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो कौन सा वर्ष में किया था? ठीक है, वो कौन सा वर्ष में किया था? तो उन्होंने जो किया था 1983 में किया था। यानी गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में किया था, लेकिन इसको फिर ना मॉडिफाई किया। कब किया? इसको मॉडिफाई किया 1993 में। कब मॉडिफाई किया उसको? 1993 में। कौन? गार्डनर ने। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, यह किस पर आधारित था? इनमें से किस पर आधारित था? मस्तिष्क व्यवहार संबंध पर आधारित था, मानव व्यवहार संबंध पर आधारित था, व्यक्ति व्यवहार संबंध पर आधारित था, या सामाजिक व्यवहार संबंध पर आधारित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क व्यवहार संबंध। यानी मस्तिष्क व्यवहार संबंध पर आधारित था क्या चीज? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार के रोगियों के अध्ययन स्वरूप किया गया? यानी गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, ठीक है, वो किस प्रकार के रोगियों पर, मतलब किस प्रकार के रोगियों के अध्ययन स्वरूप किया गया? मतलब बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। तो ऑप्शन में है पांडित्य संलक्षण, बहुबुद्धि संलक्षण। इसमें से आपको दो का जवाब देना है। वो दो कौन से हैं? ठीक है। तो पांडित्य संलक्षण, बहुबुद्धि संलक्षण, जिनमें अलग अलग, नंबर सी पढ़ रहे हैं, जिनमें अलग अलग तरह के मस्तिष्क क्षति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उत्पन्न हुई थी से कुछ तरह का बुद्धि प्रभावित थी, या जिनमें अलग अलग तरह के मस्तिष्क समस्या उत्पन्न हुई थी से उस तरह से बुद्धि प्रभावित थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पांडित्य संलक्षण। ये एक है, इसमें से आपको दो का जवाब देना है। तो एक हो गया ए और एक हो गया सी। क्या हो गया? सी। ठीक है, यानी जिनमें अलग अलग तरह के मस्तिष्क क्षति उत्पन्न हुई थी ना, उससे कुछ तरह के बुद्धि प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की अगर मानसिक मंदता होती है, कोई व्यक्ति क्या होता है? मानसिक मंदता होती है, ठीक है, फिर भी वह व्यक्ति में कुछ असाधारण क्षमता होती है। व्यक्ति तो मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन फिर भी उसमें कोई स्पेशल क्षमता है उसमें। यह दोनों साथ साथ होने पर किस प्रकार के संलक्षण कहलाते हैं? अगर ये दोनों अगर साथ साथ है तो किस प्रकार के, मतलब संलक्षण कहलाते हैं? बहुबुद्धि संलक्षण, पांडित्य संलक्षण, गुणात्मक संलक्षण, या मानसिक संलक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, पांडित्य संलक्षण। ठीक है। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में किस कारक को अस्वीकृत कर दिया? मतलब इनकार कर दिया उसको। ठीक है, और इसके बदले में 7 तरह के, कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
इसके बदले में 7 तरह के स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं बताया। गार्डनर ने क्या किया? गार्डनर ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत में किस कारक को अस्वीकृत कर दिया तो वही आपको बताना है। तो अस्वीकृत कर दिया किसको? जेड कारक, एस कारक, ए कारक या जी कारक? किसको अस्वीकृत कर दिया? तो जी कारक को क्या किया? अस्वीकृत कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, गार्डनर ने जो 7 स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण प्रकार बताए थे उनके नाम इनमें से है। तो इसमें से हम 8 को ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन नहीं है। तो भाषाई बुद्धि के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि जो है, जो गार्डनर ने 7 को बताया था, तो भाषाई बुद्धि होता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ होता है। ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि होता है 7 में से एक, हाँ होता है। इसके बाद स्थानिक बुद्धि होता है, तो हम बोलेंगे हाँ स्थानिक बुद्धि होता है। शारीरिक गति बुद्धि होता है, तो हाँ शारीरिक गति बुद्धि होता है। कौशल बुद्धि नहीं, कौशल बुद्धि जो है 7 स्वतंत्र जो बुद्धि बताए हैं गार्डनर, उनमें कौशल बुद्धि नहीं होता है। संगीत की बुद्धि हाँ होता है। व्यक्तिगत स्वबुद्धि हाँ होता है। व्यक्ति अन्य बुद्धि हाँ होता है, ये भी होता है। इसके बारे में जो है नीचे एक करके चर्चा करेंगे। यह सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें से कि गार्डनर ने 7 तरह के बुद्धि का प्रतिपादन किया था। इसी के अलावा और 3 तरह के बुद्धि के प्रारूप को अपने सिद्धांत में शामिल किया था। उनके नाम क्या है? तो इसमें से क्या है, ये 4 है। पहले तो 7 बुद्धि का प्रतिपादन किए थे ना, बाद में 3 और बुद्धि को उन्होंने आलोचना होने के कारण जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 3 बुद्धि कौन कौन है? कौशल बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इसमें से एक हम छाड़ देंगे, बाकी सब है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी देखिए, ये वाला जो है ना पहला वाला, ये नहीं है, अब बाकी तीनों है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत जोर पानी प्यास लग गया था। नीचे में जो है इंग्लिश लिखा रहता है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आए समय के अभाव के कारण, यानी समय तो लगेगा ही, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इंग्लिश के नहीं पढ़ते हैं। कहता है जो व्यक्ति लेखक, वक्ता आदि बनते हैं उनको किस बुद्धि की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है? जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है वक्ता बनते हैं, वकील बनता है, ठीक है, लेखक बनते हैं, तो उनको किस बुद्धि की जरूरत सबसे अधिक होती है? भाषाई बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत स्वबुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि। यानी जिस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि अत्यधिक होती है वो क्या बनते हैं? वे लेखक बनते हैं, वकील बनते हैं। कहता अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक, अभियंता यानी इंजीनियर बनना चाहता है तो उस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता अधिक होगी? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक, अभियंता बनना चाहता है तो उस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता अधिक होगी? स्थानिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या व्यक्ति स्वबुद्धि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। यानी तार्किक गणितीय वाला बुद्धि वाला जो व्यक्ति है ना, वो क्या बनता है? अभियंता बनता है, वैज्ञानिक बनता है। ठीक, इसी को आगे पीछे करके ना एग्जाम में दे दिया जाता है। आप लोग को क्वेश्चन अगर समझ में आता हो, फायदा होता हो, या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्या सब्जेक्ट आपका, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये चैनल आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अगर पर्याप्त नहीं है तो पर्याप्त हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक डाले नहीं गए हैं, डाले जाएंगे और आपको मिलेंगे। इसलिए साइकोलॉजी है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ देखना नहीं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे
कि आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को भी भेजिए। इससे क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। राम ने कहा श्याम से, एक लड़का था राम, और उसने श्याम से कहा तुम हवाई जहाज चालक या कलाकार या अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो। यानी चालक भी बन सकते हो हवाई जहाज वाला, कलाकार भी बन सकते हो, या अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो। राम ने श्याम से किस बुद्धि को देखकर कहा होगा? राम जो बोला ये बात श्याम से, वो कौन सा बुद्धि देखा होगा? ठीक है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि देखा होगा, शरीर बुद्धि देखा होगा यानी शारीरिक बुद्धि देखा होगा, स्थानिक बुद्धि देखा होगा, या व्यक्तिगत अन्य बुद्धि देखा होगा। तो कौन सा है? स्थानिक बुद्धि। हेलोग्राम आप लोग ध्यान दिए हैं कभी? हेलोग्राम जैसे ही बन गया, ठीक है, इसी तरह गोवर हम बना दिए, इस पे गोवर बना दिए। अब देखिए ये हेलोग्राम की तरह लगता है। जब स्थानिक बुद्धि का बात होता है तो हेलोग्राम को समझ लीजिएगा, क्योंकि वो स्थान को रिप्लेस करता है, उस प्रकार की बुद्धि को स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने कहा मैं क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन आदि में अधिक निपुण हो सकता हूँ। यह किस बुद्धि का घोतक है? यानी किस आधार पर बच्चा जो कहा उस पर क्या बुद्धि अत्यधिक होगा जो बच्चा बात बोला? व्यक्तिगत स्वबुद्धि होगा, शारीरिक गति बुद्धि, तार्किक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो व्यक्ति में जब तक शारीरिक गति नहीं होगा तब तक कैसे वो बोल देगा? यानी क्या है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी वगैरह को शारीरिक गति करना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति संगीत और गीत आदि में रुचि रखता है, या गीत सुनने में रुचि रखता है, गीत गाने में रुचि रखता है, वो किस बुद्धि को प्रदर्शित करता है? व्यक्तिगत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारंपरिक बुद्धि, या संगीत की बुद्धि? इसका तो आप लोग मार ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अपने भाव संवेग को मॉनिटर करने की क्षमता। किसको? अपने भाव को मॉनिटर करने की जो क्षमता होती है, अलग अलग तरीकों से देखने की जो क्षमता होती है, मानव को निर्देशित करने या निर्देश देने की जो क्षमता होती है, उन सूचनाओं का उपयोग करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा बुद्धिगत में अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वबुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, दूरदृष्टि बुद्धि, या संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है? किसके बुद्धि के अंतर्गत आता है वो? तो वो आता है व्यक्तिगत स्वबुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, कहता है नेताओं तथा समाज सेवियों को, किसको? नेता और समाज सेवियों को किस तरह की बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है? क्योंकि वह नए नए परिस्थितियों का व्यवहार करके पूर्व कथन करते हैं तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं को, मनोदशा को समझते हैं। यानी वो क्या करता है? तो क्या करता है? इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो किस के अंतर्गत आता है? स्थानिक बुद्धि, परिस्थितिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पूर्व कल्पना बुद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के अंतर्गत यह आता है। कहता है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले पैटर्न को समझा जाता है। यानी प्रकृति कब, किस समय, किस परिस्थिति में क्या करती है, इस पैटर्न को जो समझा जाता है, इस पर अत्यधिक काम किया है। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने किया और उनका नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन, रसलर फ्रैंकलिन, स्टर्नबर्ग, या चार्ल्स डार्विन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसान, जीव वैज्ञानिक तथा वनस्पति विज्ञानी आदि को किस प्रकार की बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है? इन सभी को, किसान या जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, इन सभी को किस प्रकार की अत्यधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो सामाजिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, पर्यावरण बुद्धि, या संस्कृति बुद्धि?
तो किस प्रकार की आवश्यकता होती है? तो प्रकृतिवादी बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने विकास में कास्मिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं, कैसी समस्याओं? आध्यात्मिक समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में सोचता है, समस्या और समाधान के बारे में सोचता है तथा और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसमें साधु संत आदि आते हैं, अतः उनमें किस प्रकार की बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है? आध्यात्मिक बुद्धि, धार्मिक बुद्धि, पारंपरिक बुद्धि या पूर्वग्राही बुद्धि? किस प्रकार की आवश्यकता होती है? तो आध्यात्मिक बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कहता मानव का परम सत्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है? जीवन मृत्यु क्या है? इससे संबंधित प्रश्नों की जानकारी के लिए प्रयास करता है तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यह किस प्रकार की बुद्धि है? परमादि, जीवन चक्र, अस्तित्ववादी या प्रयासरत? यह किस प्रकार की बुद्धि है? तो यह बुद्धि जो है अस्तित्ववादी बुद्धि है। यानी अगर कोई व्यक्ति परम सत्य जानना चाहता है, ठीक है, अंतिम सत्य क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, यह एक अस्तित्ववादी बुद्धि के प्रकार में आता है। और अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सब जो दार्शनिक थे, तो इन सब का जो बुद्धि था वो किसके अंतर्गत आता है? अस्तित्ववादी बुद्धि, भूतपूर्व बुद्धि, अत्यधिक बुद्धि या जटिल बुद्धि? तो ये सब आ जाता है अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। कहता गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्ति में समान बुद्धि होती है, ठीक है, किंतु अनुवांशिकता या प्रशिक्षण के कारण कम या अधिक विकसित हो सकता है। अनुवांशिकता के कारण उसे मिल सकता है या प्रशिक्षण लेकर। इन सभी 10 बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये सभी जो 10 गो बुद्धि है ना, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। आपको बताना है यह बुद्धि किस तंत्र के रूप में काम करती है या कार्य करती है। ये जो 10 बुद्धि है किस तंत्र के रूप में कार्य करती है? स्वायत्त तंत्र के रूप में या अर्ध स्वायत्त तंत्र के रूप में, क्रियात्मक बुद्धि के रूप में या अंतःक्रियात्मक बुद्धि के रूप में? तो यह काम करती है अर्ध स्वायत्त तंत्र के रूप में, ये 200 बुद्धि, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि एक डैश के समान होता है जो अपने अपने नियमों या कार्य विधियों द्वारा संचालित होते हैं। मानव का जो बुद्धि होता है ना, मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि जो होता है क्या होता है? जिसके समान होते हैं, जो अपने अपने नियमों या कार्य विधि द्वारा संचालित होते हैं। संकुचित मापांक, लघुकृत मापांक, संपुटित मापांक या दीर्घकृत मापांक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपुटित मापांक, ठीक है। अब यह कह रहा है गार्डनर के अनुसार, मतलब गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन क्या है? सत्य है, ठीक है। तो पहला क्या है कि किसी कारण एक तरह की बुद्धि क्षतिपूर्ण होने पर दूसरी तरह की बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये बात गलत है। किसी कारण एक तरह की बुद्धि क्षतिपूर्ण होने पर दूसरी तरह की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। किसी कारण एक तरह की बुद्धिग्रस्त क्षतिग्रस्त होने पर, क्या होने पर? क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे तरह की प्रभाव पड़ता है, यह भी गलत है। और क्या है देख लें जरा। किसी कारण एक तरह की बुद्धिग्रस्त क्षति होने पर दूसरे तरह का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक बुद्धि वाला क्षतिग्रस्त हो दूसरा बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात किसका कहना था? गार्डनर का कहना था।
कहता है कि इस आलोचक द्वारा 2001 में कोई आलोचक थे, उन्होंने 2001 में कहा कि गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है ना, वो सचमुच में विशिष्ट प्रकार के क्षमता से आगे कुछ भी नहीं है, और ऐसी क्षमता का कोई जरूरत नहीं है कि वह वही हो जो समान बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, ये बात हार्वर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने, या सिमन माइंड फ्राइड ने कहा 2001 में, या हंट ने कहा 2001 में। किसने कहा? हंट ने। किसने कहा? हंट ने। कई कई वीडियो हमको पॉज करना पड़ जाता है, गाड़ी घोड़ा का आवाज़ आने लगता है, इतना रात में भी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात में, आप लोग को समय भी दिख रहा होगा। देखिए क्या समय हो रहा है, अभी 11:06 पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे है 11:06। ये देखिए 11:06। कहता है किसी शोधकर्ता ने 1995 में कहा कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को बहुबुद्धि न कहकर बहु क्षमता कहना अधिक सही लगता है। ठीक है, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत न कह के उसको क्या कहेंगे? बहुबुद्धि क्षमता, यानी बहु क्षमता कहेंगे तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। यह बात किसने कहा था? सिमन फ्राइड ने कहा था, स्टर्नबर्ग ने कहा था, हंट ने कहा था, हार्वर्ड ने कहा था। आप लोग मार लीजिए, आप लोग बहुत होशियार हैं। इसको किसने कहा था? तो स्टर्नबर्ग ने ऐसा कहा था। ठीक है, कहता है गार्डनर द्वारा बताया गया कि सभी तरह की बुद्धि शिक्षा तथा जीवन में समान महत्व नहीं रखते हैं। गार्डनर द्वारा क्या बताया गया कि सभी तरह की बुद्धि शिक्षा जो है ना, जीवन में समान महत्व नहीं रखते हैं। यह किनके द्वारा कहा गया ऐसा? मतलब गार्डनर ऐसा बोले हैं, यह बात कौन बताया? स्टर्नबर्ग, सिगमंड फ्रायड, हार्वर्ड या हंट? तो किसने बोला था यह बात? यह बात बोला था स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, किसने बोला था? स्टर्नबर्ग ने। क्या बोला था? कि गार्डनर द्वारा यह कहा गया है कि बुद्धि शिक्षा तथा जीवन में समान महत्व नहीं रखते हैं। बुद्धि की जो शिक्षा होता है, बुद्धि शिक्षा तथा जीवन में समान महत्व नहीं रखते। कहता पिंडक विभाजन समस्या पर दोलन किस ओर होता है? कहता है पिंडक विभाजन जो होता है ना, समस्या पर दोलन किस ओर होता है? अगर एक पिंडक अगर बना देते हैं, ठीक है, उसका एक हेने जाएगा, फिर हेने जाएगा, फिर वापस लेकिन घूर के इधर आएगा, ये वाला हेने आएगा, यानी ये वाला रह जाएगा बीच में, सॉरी, तो इधर आएगा। तो ये लेकिन ये जो पिंडक है, जो घड़िया वाला जो कटवा होता है, वो बीच में रहता है ना जी, कहाँ रहता है? बीच में। तो कहता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है, पिंडक विभाजन समस्या पर दोलन किस ओर होता है? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बीचों बीच या नीचे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीचों बीच। पिंडक विभाजन समस्या पर दोलन जो होता है किस ओर होता है? बीचों बीच होता है। डोल डोल के वहीं आएगा वापस। और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो आप निश्चिंत रहिए कि बस ये चैनल आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कहता है गार्डनर द्वारा 1983 में अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा गया? हम बोल रहे थे कि गार्डनर द्वारा 1983 में अपनी पुस्तक का क्या नाम रखा गया? तो ऑप्शन में है थ्रोबैक ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ मल्टीएबल इंटेलिजेंस, द थ्योरी मल्टीपल इंटरेस्टेड, या द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे को फायदा हो। धन्यवाद। जय भारत।